चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे आए हैं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत तक देखें। और इस वीडियो में मैं लाई हूँ अकाउंट का सिलेबस। ठीक है, अकाउंट का सिलेबस लाई हूँ जो कि आपका 1 मिनट अकाउंट का सिलेबस है। और जो आपका क्यूनेट का पेपर होने वाला है, क्यूएट का पेपर होने वाला है 2022 के लिए, और जिसका कोड है आपका 301। ठीक है, और 50 मार्क्स का पेपर अकाउंटेंसी का है, मतलब 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे जिसमें से 40 आपको करने हैं मैक्सिमम। ठीक है, ये सिलेबस जो है एनटीए की वेबसाइट पर अभी सारा दिया गया डिटेल, वो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस फटाफट। यहाँ पर पहली यूनिट जो ली गई है अकाउंटिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सारा 12th का सिलेबस है, थोड़ा बहुत 11th का भी लिया हुआ है और कुछ अलग से भी चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, तो पहला यूनिट जो है अकाउंटिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर, हिंदी के बच्चों के लिए बता दें, आय और व्यय खाता जो होता है आपका, और बैलेंस शीट। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट की डिटेल, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स के बारे में एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन आ सकते हैं, उसके रूल रेगुलेशन के बारे में एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, साझेदारी के लिए अकाउंटिंग का जितना भी डिटेल है, जिसमें उसका नेचर, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, और पार्टनरशिप डीड बहुत अच्छे से कर लें। जो भी उसमें जिस एक्ट के तहत पार्टनरशिप डीड होती है उसमें डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो पार्टनरशिप के लिए लागू होते हैं, वो सारा आपका आएगा। इसके बाद फाइनल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड इसको हम फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनरशिप में किस तरह से जो है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होता है, इक्वल होगा या डिफरेंट होगा, कैसा होगा, कैसे ये तय किया जाता है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बच्चों को पता ही होगा, जो प्रॉफिट और लॉस जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, साझेदारों का होता है। इसके अलावा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, थर्ड यूनिट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कि जो पार्टनर्स दूसरे किसी पार्टनर के लिए अपनी रेशो में का कुछ पार्ट देते हैं, तो अपना प्रॉफिट कम करके उसको शेयर देते हैं, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। और किसी पार्टनर के जाने पे बाकी सारे पार्टनर का जो प्रॉफिट एनहेंस हो जाता है उसको गेनिंग रेशो कहते हैं हम। ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, किस तरह से पार्टनरशिप के बीच रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का बंटवारा होता है। और गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ इसको अच्छे से करिएगा। नेचर एंड फैक्टर अफेक्टिंग एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइज मेथड। तो ये गुडविल का सारा आएगा डिटेल, और गुडविल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे तो यहाँ आप जब 12th क्लास में होते हो तो हर टॉपिक की अपनी अपनी वेटेज होती है कि इसमें से इतना पार्ट आएगा, इतने में से इतना। बट एनटीए ने जो आपका ये टेस्ट के लिए सिलेबस दिया है, इसमें कोई वेटेज नहीं है, कहीं से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो आप सभी चीज़ें पढ़ेंगे, बट कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, एमसीक्यूज ज़्यादा बन सकते हैं। तो इस तरह से बताती मैं चल रही हूँ कि पार्टनरशिप डीड, गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसीलिए होप कि इसमें से आएगा। ठीक है, तो अब आगे यूनिट को देख लेते हैं। आप
इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो वहाँ से भी नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि हम रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आगे मैं यहाँ गुडविल तक तो डिटेल कर ही दी है, ठीक है। हमने आगे करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अकाउंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब कोई पार्टनर एंटर होता है तो एडमिशन के टाइम पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है, ठीक है। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, दोबारा से असेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यू होती हैं, ठीक है। रिजर्व और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होती है उनके बीच में। तो ये सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स चेंजिंग, जब पार्टनर चेंज होते हैं तो कैसे होता है। फिर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, उसके टाइम पर क्या होता है, यानी कि एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट सारा लिया जाएगा। चेंज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स होगा, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि अगर चाहे एडमिशन हो रहा है, चाहे रिटायरमेंट हो रहा है और चाहे डेथ हो रही है पार्टनर की, कोई भी केस में आपके कुछ ट्रीटमेंट, तो जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट है, असेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन है, रिजर्व एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, ये सारा का सारा करा ही जाता है ट्रीटमेंट, कॉमन ट्रीटमेंट है। क्योंकि जब भी कोई आएगा या जाएगा या रिटायर होगा तो बाकी सब पार्टनर के कैपिटल पे, प्रॉफिट शेयरिंग पे और सारे एसेट्स पे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, सारा तो मैं सिलेबस कराऊंगी ही आपको इसी चैनल पे, और हमारे ऐप पे सारे नोट्स वगैरह और फर्दर बहुत सारी आपको और वीडियोस भी नोट्स से रिलेटेड मिलेंगी, एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे और डिस्कस कर लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है देन इसका डिटेल है इसमें सेटलमेंट ऑफ अकाउंट तब कैसे होगा, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो पता है सबको, पार्टनरशिप मतलब ख़त्म होती है तो अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। सॉरी, कुछ रिपीट हो जा रहा है तो अकाउंटिंग। उसके बाद एक्सक्लूडिंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ द कंपनी, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अब अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, किसी और को आप कंपनी सेल कर देते हो, या इंसॉल्वेंसी हो जाती है। इंसॉल्वेंसी आपको पता है कि क्या होती है, कि पूरी तरह से ये घोषित कर दिया जाता है कि भाई पार्टनर्स के पास कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल पैसा नहीं बचा। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, क्या होता है, ये सब पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिखा जा चुका होता है। अब आगे आ जाएंगे यूनिट 5 में अकाउंटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर कैपिटल। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, एमसीक्यूज़ के अगर नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शेयर एंड डिबेंचर, ठीक है। बहुत अच्छे से करिएगा इसे, और चैनल पे तो हम कराते रहेंगे। शेयर कैपिटल क्या होती है, नेचर क्या है, टाइप, कितने टाइप की शेयर कैपिटल्स होती हैं वो है। इसके अलावा है आपका अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, इशू कैसे होते हैं, अलॉटमेंट कैसे होते हैं, और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, दो टाइप के आपके जो शेयर हैं, इन दोनों का अलॉटमेंट और इशू कैसे होता है। उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में एमसीक्यूज आ सकते हैं। इशू एट पार, प्रीमियर एंड डिस्काउंट, 3 तरह से शेयर और डिबेंचर जो है इशू होते हैं, पता है आपको। एट पार पूरे रेट पर, प्रीमियम अपने रेट से ज़्यादा, या डिस्काउंट अपने रेट से कम पर। तो ये तीनों ही कंडीशन में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर, और इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर आप शेयर इशू कर रहे हो बट कैश के लिए नहीं, कुछ और चीज़ के लिए आप इशू कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारा का सारा डिटेल है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा।
हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं कोशिश करूँगी, वैसे इसमें से भी आप अपना बुक से टैली कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक है, आसानी से टैली हो जाएंगे। और मैं तो हिंदी में बता ही रही हूँ, और इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि अगर टाइम निकलता है तो हिंदी में भी सारा का सारा सिलेबस हम डिस्कस करें एक बार ज़रूर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब शेयर एंड डिबेंचर में जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट अकाउंटिंग का होता है वो आप सबको पता ही है क्या होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत सबको दिक्कत भरा लगता है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्वियसली। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैसे किया जाता है, डिबेंचर कैसे किया जाता है, और मतलब कि कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर और डिबेंचर कैसे किया जाता है, इशू ऑफ एट पर प्रीमियम, discount, issue of debenture of consideration of other than cash, notes will be one, and redemption of debenture। डिबेंचर का रिडम्पशन कैसे होता है, आपको पता है डिबेंचर एक टाइप का लोन ही होता है कंपनी का, और जब ये रीपे करती है कंपनी तो उसे रिडम्पशन कहते हैं हम। ठीक है, कैसे पेमेंट होती है, तब क्या होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और आउट ऑफ द फ्रेश इशू ये एक नया चीज़ शामिल करी गई है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सिंकिंग फंड। ठीक है, ये नए टॉपिक हैं तो इनको बहुत अच्छे से करना है और हम तो कराएंगे ही। आप भी अगर कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं तो अपना बेस मजबूत करने के लिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा 6 टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस ये तो आपका अकाउंटिंग का ही पार्ट है जो क्लास 12th का है। प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म इन द मेजर हेडिंग। ठीक है, मेजर हेडिंग्स ली जाएंगी। फाइनेंशियल एनालिसिस किसका होगा, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, पर्पस एंड लिमिटेशन, सारी थ्योरी है ये। ठीक है, क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या पर्पस, किस वजह से फाइनेंशियल एनालाइज किए जाते हैं, ये सारी के सारी डिटेल यहाँ पर। फिर टूल्स एंड फाइनेंशियल एनालाइज में कंपैरेटिव स्टेटमेंट होते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट होते हैं, 2 तरह के एनालाइजिंग टूल होते हैं। फिर अकाउंटिंग रेशो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अकाउंटिंग रेशो कौन कौन सी हैं, मीनिंग क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, लिक्विडिटी रेशो, करंट रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी, टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी रेशो, एक्टिविटी रेशो, इन्वेंट्री रेशो, डेब्टर टर्नओवर, पेबल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स एसेट्स टर्नओवर, करंट एसेट्स टर्नओवर। ठीक है, थोड़े से निशान कम कर दूं मैं, बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। चलिए, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ग्रॉस रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे रेशो से मैं बताऊं अगर आपको तो फॉर्मूले आप अच्छे से कर लें, क्या न्यूमरेटर में यूज़ हो रहा है, क्या डिनोमिनेटर में यूज़ हो रहा है, क्या ऊपर लेना है, क्या नीचे लेना है, तो फॉर्मूले बहुत अच्छे से कर लें। और उस फार्मूले में जो जो हेडिंग्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं ये अच्छे से कर लें, वहीं से आपके सारे आएंगे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ठीक है। अब ये आपका 7th यूनिट है, दिस इज़ द लास्ट यूनिट, और ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो में मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन। अब ये सारे जो कैश फ्लो कैसे होता है, कैसे आता है कैश, कैसे जाता है, और क्या उसके ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और इसके अलावा डेप्रिसिएशन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिविडेंड एंड टैक्स क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स को कैसे सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है एज पर द रिवाइज स्टैंडर्ड। अब ये देख लीजिए कि जो भी आपका अभी का मतलब अभी आपने पढ़ा होगा सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स 12th क्लास में, बट अब जो नया आएगा वो रिवाइज स्टैंडर्ड जो भी कुछ हुआ होगा, जो भी ICA ने रिवाइज किया होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा, जो भी करंट होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। तो ये सारी 7 यूनिट हैं। आई होप आपने अच्छे से सिलेबस देखा होगा, समझा होगा। कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है। इसमें कोई हिचक की बात नहीं होती, क्योंकि आपको फैसिलिटेट करने के लिए ही ये सारा का सारा करा जा रहा है। तो अगर आप ही को मतलब आप अपनी बात नहीं पूछ पाते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो बेहिचक होकर आप पूछिए,
और बाकी वीडियोस तो देखते रहिए नोटिफिकेशन पे अटेंटिव होकर। और ये सिलेबस है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। और सिलेबस जो है हमेशा हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक है। क्योंकि कई बार प्रिपरेशन करते हुए क्या होता है, नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो आप बहुत कर लेते हैं, बहुत सारे, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं। तो पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, फिर बाकी चीज़ों को देख लेंगे। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो, और वैल्यूएबल भी रहा होगा, नॉलेजेबल भी रहा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो चैनल पे बने रहें। एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।